नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ वीडियो से लगातार मैं घरेलू उपचार के बारे में चर्चा कर रहा हूं हिंदी भाषा में। आज का विषय है हमारी थायराइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ होती है ना बीच वाले गले की यहाँ, तो ये थायराइड ग्रंथि के प्रॉब्लम बहुत सारे बढ़ रहे हैं, जिसको हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, कई लोगों को हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। क्या होता है इसका मतलब? हाइपर हो गया तो ज्यादा हो गया, हाइपो हो गया तो कम हो गया। ये दोनों गलत है। ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें, कम भी नहीं चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए थायराइड ग्लैंड? क्या है, क्या कार्य करती है, उससे कम ज्यादा होने से क्या लक्षण मिलते हैं, और उसको इम्बैलेंस जो है ना, असंतुलन रोकने के लिए क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। आखिर तक वीडियो देखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। थायराइड ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थायराइड क्या है? थायराइड ग्रंथि यहां पर होती है वो, गड़बड़ी होने के कारण थायराइड के संबंधित जो रोग आप तो जानते हैं, जिसको हाइपर थायराइडिज्म या गॉइटर या थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं आपको थायराइड की शिकायत है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, नम्रता से उनको पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को हाइपर है या हाइपो है? मेरी जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा कार्य कर रही है या कम कार्य कर रही है? अभी कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो थायराइड के लिए आप मास्टर बन जाएंगे। थायराइड ग्रंथि है ये जो है ना, ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड है। शरीर की जो चयापचय प्रक्रिया होती है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें थायराइड ग्रंथि का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस थायराइड ग्लैंड से दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकल आते हैं, जिनका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। देखिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री थ्री, तो T3 है, और टी फोर का मतलब होता है T3 T4 थायरोक्सिन। ये और एक है तीसरा हार्मोन, थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, फिर कैल्शियम के हिसाब से वो महत्वपूर्ण है, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। तो कितने हार्मोन्स हो गए? ये यहाँ पर दो देख रहे, फिर तीन है। T3 T4 ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। T3 T4 हार्मोन, थायरोक्सिन ये जो हार्मोन है, वो वसा का मतलब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो चयापचय प्रक्रिया होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन होना और उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकलना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये चयापचय अच्छी तरह से होने से हमारा शरीर चल सकता है, फिजियोलॉजी प्राकृतता मेंटेन होती है। ये थायराइड जो ग्लैंड का हार्मोन है, वो चीनी, शक्कर है ना, शक्कर, कोलेस्टेरॉल तथा फॉस्फोलिपिड्स की जो मात्रा है वो बैलेंस्ड करता है। ज्यादा कम नहीं, ज्यादा तेज नहीं और ज्यादा कम नहीं। शुगर हो या कोलेस्टेरॉल की लेवल, बेसिक मेंटेन कर देता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म विल बी प्रॉपर। इसी तरह ये थायराइड ग्लैंड हड्डियों के ऊपर, पेशियों के ऊपर और लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। देखिए, फिजिकल शारीरिक स्तर पर तो काम है ही है, उसके साथ साथ मानसिक स्तर पर भी ये थायराइड ग्लैंड महत्वपूर्ण काम करती है। जाने देखिए, सेक्सुअल भी रिलेशन, सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर, इसमें भी ये थायराइड ग्लैंड अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो सकती है। सावधान! हृदय गति, मेरी हार्ट बीट्स है ना, लप टप लप टप, और मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg, वो नियंत्रित रखने में भी थायराइड ग्लैंड का संबंध है। महिलाओं में दुग्ध स्त्राव, ब्रेस्ट मिल्क, ये बढ़ाना कम करने में भी अप्रत्यक्ष रूप से ये थायराइड ग्लैंड का महत्वपूर्ण रोल है। इसकी दो तरह की प्रॉब्लम्स है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो है अति सक्रियता, जिसको हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। खाली लैब में जाना है और खून की जांच करवानी है। खून में जब T3 T4 लेवल की मात्रा अधिकतम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब ज्यादा, और T3 T4 की मात्रा, ये जो प्रमाण है, वो जब कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अल्प सक्रियता, जिसको हाइपोथायराइडिज्म या मिक्सिडिमा भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे नाम है इसके लिए। चलो चलते हैं। अभी पहले सोचेंगे कि जब ज्यादा ज्यादा हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शरीर में क्या हो जाएगा?
चयापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस ना, इंजन ज्यादा धक 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 चलेगा, जोर जोर से इंजन चलेगा हमारा शरीर का। अभी जोर जोर से इंजन चलेगा तो हीट पैदा हो जाएगी भैया, ज्यादा हीट, ज्यादा गर्मी हो जाती है जब थायराइड ग्लैंड जोर जोर से काम करने लगती है। तो ये क्या करती है, तकलीफ देती है भैया, चिड़चिड़ापन हो जाता है, घबराहट पैदा हो जाती है, अधिक पसीना आ जाता है। और ये जो पेशेंट है ना थायरोटॉक्सिकोसिस वाले, हाइपर एक्टिविटी वाले, T3 T4 जिनकी ज्यादा है, उनको हमेशा इतना इतना गरम गरम होता है ना भैया, हॉट महसूस होता है। ये देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आपको लगेगा कि जोक मार रहे सर, ऐसा नहीं है। ये लोग ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में, नवंबर दिसंबर में जब बाहर विंटर होता है, ठंड रहता है, बाकी के लोगों को ठंड लगती है तो इनको गर्मी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को गर्मी होती है, या वो बोलेंगे चलो चलो फैन फैन चलाओ मेरे को गर्म होता है। अरे कैसा आदमी यार, जाकर खून चेक करवा लो, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है। समझ गई बात। चलो, हाथों का कांपना, ये देखिए, ये देखिए, हम ऊपर ऐसा एक पेपर रखते हैं, कागज रखते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं पेशेंट में, ये देखिए ट्रेमर्स, ट्रेमर्स चालू हो जाएंगे। आप भी घर पर भी देख सकते हैं, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म से प्रॉब्लम है। निद्रे में प्रॉब्लम आ जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, निद्रा नहीं आएगी आपको अच्छी तरह से, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, दर्द होने लगेगा, बैकएक होने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया बोलते हैं, धक 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 करने लगा। नॉर्मली कैसा होता है, 72 पर मिनट, लब डब लब डब लब डब, ये पल्स भी ज्यादा फास्ट। अरे भैया ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, भाग दौड़ करने पर तो किसी की भी पल्स ज्यादा हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, क्या ऐसा नहीं है ना भैया। ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाली शिकायत है ना, वो पेशेंट ऐसा बैठा भी है ना, मैं तो बोलता हूं सोता भी है ना, आप सोते समय उसकी पल्स ले लो, नॉर्मली 72 पर मिनट होनी चाहिए। इसकी जो है ना 100 110 120, 100 से ज्यादा होती है हमेशा, बैठे बैठे भी पल्स ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम है भैया, खून की जांच करवा लो, हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत है आपको। और एक चीज ध्यान से सुनिए, उसको खाना तो ज्यादा, क्योंकि इंजन ज्यादा चल रहा है ना, इंजन ज्यादा फक फक चल रहा है, तो भूख तो ज्यादा लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है, जितना खाता है उतना निकल जाता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, खाएगा चला जाएगा, खाएगा चला जाएगा, तो वजन नहीं बढ़ता, वजन कम होता है। 4-5 महीने में डॉक्टर साहब मेरा वजन कम हो गया। आप बोलेंगे खाना कैसे खा रहे हैं, और ज्यादा ज्यादा खा रहे हैं, मैं बहुत भूख लगती है मेरे को। एक देखिए ध्यान से, जब खाना कम खाते हैं और वजन कम होता है तो ठीक ठाक है, कुछ रिलेशन है इसमें। ज्यादातर एक ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जिसमें भूख भी कम लगती है, वजन भी कम हो जाता है। फिर एक बीमारी ऐसी है, भूख तो बढ़ती है, फिर निकल जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह से, और वजन कम होने लगता है। तो भूख बढ़ने पर भी वजन कम होना, ये दो ही चीज हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त, एक थायराइड वाली शिकायत, एक डायबिटीज वाली शिकायत। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर देशपांडे जैसा आसान तरीके से आप कौन बताने वाला नहीं है आपका। महिलाओं में जब हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। उसके साथ साथ ये जो दर्द होता है ना, वो हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैल्शियम जो है ना वो खत्म होने लगता है। खत्म, बात खत्म, हाइपरथायरॉयडिज्म निकाल दो। अभी ध्यान से सुनिए, जिनके जिनके हाइपो है ना, हाइपो हाइपो वाले पेशेंट आ जाइए, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट ध्यान से सुनिए। T3 T4 लेवल कम है ना आपका, तो देखिए क्या होता रहता है, ब्रैडिकार्डिया, मतलब ये जो पल्स है ना, हमारी नाड़ी बोलते हैं ना, धड़कन, हृदय धीमी गति हो जाती है। पहले वाला क्या था, धक 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 धक, क्योंकि वो फास्ट मेटाबॉलिज्म चल रहा था। अभी ये बिल्कुल उल्टा हो गया, हाइपोथायरॉयड, ये हाइपर है, ये देखिए ऊपर वाला ये हाइपो है, उल्टा बिल्कुल अपोजिट है, विरुद्ध हो गया। हमेशा थकान रहती है, डिप्रेशन आ जाएगा। वो वाला आदमी था हाइपरथायरॉयडिज्म वाला, उसको गर्मी ज्यादा लग रही थी। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाले आदमी ना, पेशेंट है ना, उसको ज्यादा ठंड लगती है, ठंड लगती है। ठंड कैसी लगती है, समर में जब बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, सूर्य है ना, सन बहुत हॉट रेट चल रहे हैं,
मई महीना भारतवर्ष में चल रहा है, सब बोल रहे हैं कितना पसीना आ रहा है, कितना पसीना आ रहा है। ये हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट बोलेगा, क्या बोलेगा? ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, मेरे को स्वेटर दे दो, गर्मी के दिनों में स्वेटर पहनता है आदमी। हाँ, मूर्ख है? नहीं, मूर्ख नहीं है भैया, उसकी खून की जांच करवा लो, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, T3 T4 लेवल कम हो सकता है। उसको क्या हो जाएगा? उधर वाला आदमी वजन घटाता हो ना, खाना खाता हो और वजन कम हो रहा है, वो हाइपर वाला है। या हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है, सूजन आ जाएगी, है क्या? क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया भैया, ज्यादा पूरे शरीर में टॉक्सिन्स बन गए और वो वजन बढ़ने लगा। नाखून जो है ना, नाखून उसका पतला होना, टूटना, पसीना कम हो गया, त्वचा में सूखापन आने लगा, उधर खुजली आने लगी, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न होने लगेगा, बालों का झड़ना बढ़ जाएगा, कब्ज की शिकायत हो जाएगी, आंखों के ऊपर सूजन आ जाएगी, बार बार भूलने वाली तकलीफ बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति, मेमोरी में प्रॉब्लम, कंफ्यूजन रहेगा, सोचते समझने में असमर्थ रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम आ जाएगा, मासिक धर्म में अनियमितता आ जाएगी। 28 दिन की जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्त्रियों में 40 दिन या उससे अधिक भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चली जाएगी। चेहरों और आंखों में सूजन, जिसको मिक्सिडिमेटस फेस बोलते हैं। खून में कोलेस्टेरॉल बढ़ जाएगा। तो जिन व्यक्ति का कोलेस्टेरॉल ज्यादा है, उन व्यक्ति ने T3 T4 लेवल चेक करना है, वो कम हो सकता है। महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। आप बोलेंगे सर ठीक है हमें थायराइड की शिकायत है, क्यों होता है भैया ऐसा? डॉक्टर साहब क्यों होता है, बताइए ना हमें। तो अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से ये जो थायराइड है ना, ये हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में जब आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होने से थायराइड ग्रंथि के ऊपर असर हो सकता है। ये कभी कभार उसमें हेरिडिटी आ जाती है, आनुवंशिकता आ जाती है। महिला जो होती है उनके गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन्स की असंतुलन देखी जाती है। भोजन हमारी खान पान है ना, उसमें सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने से भी ये इम्बैलेंस हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिक रीजन है। एक पहला वाला डिसीज है, उसका नाम है हशीमोटो, हशीमोटो डिसीज। ये रोग थायराइड के किसी भाग को निष्क्रिय बनने से बन जाता है, वो डैमेज कर देता है। एक लोब जो होते हैं ना, उसमें थायराइड ग्रंथि को सूजन आ जाती है, थायराइडाइटिस बोलते हैं। ये शुरुआत में उसमें थायराइड का अधिक उत्पादन हो जाएगा और बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। कई कई बार ये जो थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम है, वो गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में देखी जाती है। अभी अभी मैंने कहा कि आयोडीन की कमी, आहार में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म, मिक्सिडिमा उसको बोलते हैं, वो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल इस डिसीज में आपको करना होगा। एक अलग बात है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इन जिन व्यक्तियों में है, उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म होने की शक्यता ज्यादा है। इन रोग में क्या हो जाता है कि हमारे ही शरीर में हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है या इम्यून सिस्टम वाले जो सेल्स है, वो एंटीबॉडीज जो है, वो अपने ही सेल्स के विरोधी एंटीबॉडीज पैदा होने लगते हैं और टीएसएच को बढ़ाते हैं। ये अनुवंशिक बीमारी है जो चलती रहती है, पीढ़ी पीढ़ी चलती रहती है। एक गॉइटर नाम की शिकायत है। यह बीमारी घेंगा रोग के कारण भी हो सकती है। विटामिन B12 का भी संबंध है। विटामिन B12 के कारण भी कमी होने के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत हो सकती है। अभी थोड़े बहुत ये इम्बैलेंस, मतलब कई चीजें ये खाने से दोनों का फायदा हो सकता है, हाइपर का भी हो सकता है, हाइपो का भी हो सकता है, कमी होने से, ज्यादा होने से। फिलहाल हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं अलग अलग बताऊंगा। ये मुलेठी एक द्रव्य, ज्येष्ठमध बोलते हैं उसके ना, मुलेठी का सेवन ये इम्बैलेंस में कर सकते हैं। मुलेठी के में जो टिट्रेपेनॉइड ग्लाइस, एक स्पेसिफिक केमिकल है भैया, नाम छोड़ दो, उसका नाम भूल जाओ। ये एसिड क्या करता है? थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। ज्येष्ठ मध का इस्तेमाल करने से ये कैंसर से आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण है, ठीक है? तो रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसकी पत्तियां या जड़ को भी पानी में उबाल कर, जिसको बाजार में गए तो भरड़ चूर्ण मिल जाएगा आपको अश्वगंधा चूर्ण का, उसको भरड़ चूर्ण को काढ़ा बना सकते हैं।
ये अश्वगंधा जो लेते हैं आप, तो इससे इम्बैलेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुलसी जो है, तुलसी भी हाइपोथायराइडिज्म में काम करेगी ज्यादातर। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूल मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। इससे भी थायराइड की जो इम्बैलेंस है वो कम हो जाएगी। हरी धनिया, ये ज्यादातर हाइपर में काम करेगी। हर वक्त मैं थोड़ी थोड़ी बात कह रहा हूं कि किसमें इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, ये देखिए, मुलेठी का सेवन, जिनको थायराइड का, कैंसर की या हाशिमोटो बीमारी जो है ना, उसकी जो शिकायत है, उसके लिए ये मुलेठी का सेवन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण है, जिनके शरीर में ये इम्यून सिस्टम खराब है, एंटीबॉडीज, सेल्फ एंटीबॉडीज निकल रहे हैं, उनके लिए अश्वगंधा फायदेमंद रहेगी। तुलसी जो है वो हाइपो कम होने से ये उत्तेजित करेगी थायराइड ग्लैंड को अच्छी काम करने के लिए। हरी धनिया, जब ये ज्यादा काम कर रही है हमारी थायराइड ग्लैंड, हाइपर एक्टिविटी कर रही है, तो उसको पित्त शामक ट्रीटमेंट देनी चाहिए, वात शामक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हरी धनिया जो है ना, ठंडा ठंडा कुल कुल, ये हीट कम कर देगी। पीस कर 1 गिलास पानी में घोल कर पीना चाहिए। इससे थायराइड रोग मतलब हाइपर थायराइडिज्म में आपको आराम मिल जाएगा। इधर लिखा भी नहीं है, तो देश पांडे बता रहे हैं कि किसका उपयोग किसमें करना है। ठीक है, त्रिफला चूर्ण, ये तो मैं मानता हूं कि ये भी हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा काम करेगा। ठीक है, वैसे तो दोनों में ले सकते हैं, हाइपर में भी लोग जिनकी भी कब्ज की शिकायत है, जिन लोगों में, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा हो, ज्यादातर ये कम जो है ना, मिक्सिडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 T4 की लेवल मात्रा कम है, उनमें कब्ज ज्यादा होते हैं, उनमें त्रिफला लेनी चाहिए। त्रिफला का चूर्ण जो है बाजार में मिलता है आपको, प्रतिदिन 1 चम्मच चूर्ण लेने से आपको बिल्कुल फायदा हो जाएगा। अभी देखिए, हल्दी और दूध, ये भी मैं कहता हूं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में फायदेमंद है, क्योंकि हल्दी जो है ना वो स्टिम्युलेंट है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली है। तो क्या करेगी, ये हाइपो फंक्शन कम है, T3 T4 कम है, तो उसको बोलेगी चलो चलो बढ़ा लो, T3 T4 बढ़ा लो। इससे हो जाएगा हल्दी की। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीने से भी हाइपोथायरॉयडिज्म में फायदा मिल जाएगा। अभी लौकी, लौकी अलग है। लौकी ठंडी वाली चीज है, वो शरीर को पित्तनाशक का काम करेगी। समझ में आ रही बात? तो इसको कहां लेना है लौकी को? हाइपर, जिनको हमेशा गर्मी लगती है ना, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत धक 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 इंजन चल रहा है, लौकी ले लो भैया। हाँ? खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड रोग में, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अच्छा काम करेगा, पित्त कम हो जाएगा, उष्णता कम हो जाएगी। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, आप ही कहें मेरे को क्या करेंगे, इसका उपयोग कहां करेंगे आप? हाइपर में नहीं करेंगे भैया, ये हाइपो में करेंगे, ये हाइपो में करेंगे। ये समझने वाली बात है। काली मिर्च जो है ना, ब्लैक पेपर, वो थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले, तो स्टिम्युलेंट है वो। तो जिसका T3 T4 लेवल कम है, नियमित रूप से भोजन में थोड़ी मात्रा में काली मिर्च का सेवन करते रहिए, अपने आप वो बढ़ता जाएगा, T3 T4 अच्छी तरह से बढ़ता है। अभी देखिए, शीघ्रपत्र है, कांचनार है, पुनर्नवा है, ये सब लेखन कर्म करने वाली, स्क्रैपिंग बोलते इंग्लिश में, जो ज्यादा बड़ा है टॉक्सिन से हमारे शरीर में, वो निकाल देगी। जब मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ावा देगी, स्टिमुलेंट करेगी, तो इसका सेवन भी आप हाइपोथायरॉयडिज्म में करते रहिए, जिसमें थोड़ी सी चयापचय की प्रक्रिया कम है। हाँ, और ज्यादातर आम बढ़ा है शरीर में हमारे, कफ का विकृत कफ बन गया है, तो इसके लिए शीघ्रपत्र विषग्न है, विषग्न विषनाशक। कांचनार है, वो सूजन को कम करता है, जो भी सूजन है मिक्सिडिमा में वो निकल जाएगी। पुनर्नवा बेस्ट डायूरेटिक है, मूत्रल है, मूत्र क्रमण बढ़ाएगी और मूत्र के द्वारा सूजन भी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसको आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, मतलब हमारे जैसे लोग क्या कहते हैं कि कांचना, शीघ्रपत्र और पुनर्नवा, ये सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाली दवा है, जो थायराइड में, मिक्सिडिमा में, हाइपोथायरॉयडिज्म में सूजन होती है, उसको ये कम करेगी। इसलिए जो लोग हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 T4 लेवल कम है, उन्होंने ये काढ़ा लेना चाहिए। कांचनार भरड़ मिल जाएगी आपको बाजार में, आराम से मिल जाएगी। आप जाइए दुकान में, बोलिए ये कांचनार भरड़ चूर्ण चाहिए, भरड़ का मालूम है ना आपको, कोर्स पाउडर बोलते हैं। एक दो तरह की चूर्ण हो जाते ना, एक फाइन पाउडर है, एक कोर्स पाउडर है। कोर्स पाउडर कब लेते हैं हम? काढ़ा बनाना है, डिकॉक्शन बनाना है। फाइन पाउडर कब लेंगे? जब चाटन लेना है हमें शहद के साथ। ये तो काढ़ा बनाना है, फ्रेश काढ़ा। तो शिग्रू, पत्र, कांचनार,
और पुनर्नवा इसकी भरड़ लानी है और उसको काढ़ा बनाकर पीना है आपको। अभी अलसी का चूर्ण, अलसी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 थायराइड के कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए ये अलसी का चूर्ण भी आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। ये भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादातर हाइपरथायराइडिज्म में आप सेवन करें से अच्छा रहेगा। नारियल का तेल ये भी ठंडा ठंडा है, तो ज्यादा गर्मी जब बढ़ती है तो ये हाइपरथायराइडिज्म T3 T4 बढ़े हैं, तो इसमें नारियल कोकोनट ठंडा है। नारियल के तेल का उपयोग थायराइड की क्रियाशीलता के बनाए रखने में मदद करता है। थायराइड के लोगों ने कुकिंग करते समय ऑयल के रूप में हाइपरथायराइडिज्म में ये नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइपो में नहीं। थायराइड के दौरान खान पान कैसा होना चाहिए? पहले तो ऐसा है कि फैट बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि फैट किसी को भी फायदेमंद नहीं है, उससे तो कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा। ज्यादातर जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उनमें कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, तो उन्होंने कभी भी हाई कैलोरी डाइट, फैटी डाइट नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां हमारे भोजन में होनी ही होनी है। विशेषतः हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इनमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो थायराइड रोगों के लिए फायदेमंद है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थायराइड का जो इम्बैलेंस है वो चला जाएगा। जिनको हाइपो T3 T4 लेवल कम है, काम कम कर रहा है, तो उन्होंने आयोडीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। नट्स होते हैं ना, बादाम है, एलमंड्स, काजू, कैश्यूनट, सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है, जो थायराइड के लिए फायदेमंद है। थायराइड में जब हम घरेलू उपचार की बात करते हैं तो दूध और दही ये भी फायदेमंद है। थायराइड के घरेलू उपचार में आप विटामिन ए का सेवन थोड़ी सी मात्रा में, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ मात्रा में आप सेवन करते रहिए। इसके लिए आप गाजर खा सकते हैं, कैरेट्स बोलते हैं, उसमें विटामिन ए अच्छी तरह से होता है। साबुत अनाज का सेवन करें, इसमें फाइबर्स, प्रोटीन्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते रखते हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म में मुलेठी सेवन करें, हाइपो में नहीं। कैंसर है तो भी आप मुलेठी सेवन कर सकते हैं। थायराइड में कैंसर को बढ़ने वाली जो प्रक्रिया होती है मल्टीप्लिकेशन, उसको रोकने में, मेटास्टेसिस न होने में ये मुलेठी मदद करेगी। गेहूं और ज्वार भी आपके लिए फायदेमंद है। उसके साथ साथ हर डिसीज में आप बोलते हैं मैं क्या करूं भैया, मेरी तो मतलब क्या बोलते हैं ना, आई एम हेल्पलेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां ये साइकोसोमेटिक ही होती हैं। मानसिक तनाव का महत्व हर व्याधि में है भैया। आयुर्वेद तो कहता है कि विषादो रोग वर्धना नाम। ये जो डिप्रेशन वाली जो चीज है ना, कौन सी भी बीमारी लाती भी है और वो कम करने में तकलीफ भी देती है। ठीक है, तो मानसिक तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। योगासन, प्राणायाम करना चाहिए। परहेज की बात करें तो जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त आहार आप कभी मत सेवन कीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। कौन सी योगासन ये थायराइड के लिए अच्छे होते हैं? ये देखिए, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन, जिसके द्वारा यहां पर प्रेशर आ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो स्टिमुलेट हो जाएगी। सर्वांगासन कर सकते हैं। फिलहाल कौन से भी आसन करने समय खाली पेट होना चाहिए और टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और योग तज्ञ के सीखने के बाद ही आप ट्राई करनी चाहिए। नहीं तो किसी को हड्डी की बीमारी है, बैकएक है और वो करते रहेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और आप सर्वांगासन करें तो तकलीफ बढ़ जाएगी। डॉक्टर देशपांडे ने कहा था, अरे भैया ऐसा नहीं ना, जब भी योगासन की बात करूंगा तब ध्यान से सुनिए। सिर्फ गूगल पे जाकर सर्च नहीं करना है, यूट्यूब नहीं देखना है, आपको योग तज्ञ की मार्गदर्शन से 1 महीने तक कर ले और बाद में अपने आप चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ट्रासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर, ये स्क्रीनशॉट हमेशा लेते रहिए। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों, थायराइड जो महत्वपूर्ण ग्लैंड है उसके हाइपरथायराइडिज्म की चर्चा की डॉक्टर देशपांडे ने। T3 T4 लेवल खून में बढ़ेगा और T3 T4 लेवल कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसी तरह से हर एक डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां लेकर डॉक्टर देशपांडे घरेलू उपचार की बातें इस सीरीज में करते रहेंगे। तो कृपा करके लाइक शेयर तो बनता है भैया, और उसके साथ साथ
Press the bell button icon to get the intimation of newly uploaded fantastic videos by Professor Deshpande. मैं आपको सबका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे ही प्रेम जताते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे, सुखी रहे। धन्यवाद।